प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने हनी बी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसमें वर्कर कैसे दिखाई देते हैं, उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, ड्रोन कैसे होते हैं और क्वीन कैसी होती है, ये सब कुछ पढ़ा था। ये जो चित्र आप देख रहे हो, इसमें आप रिमाइंड कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि इसमें क्वीन कौन सी है तो कैसे पहचानेंगे। इसीलिए मैंने इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया कि कौन सी क्वीन है, कौन सा ड्रोन है और कौन सा वर्कर है। इनको देखकर आपको पहचानना है। तो वो जो लक्षण जो पिछली बार मैंने आपको बताए थे वो आप दिमाग में रिमाइंड करेंगे, और यदि आपको ठीक से उनके लक्षण याद है तो एक क्षण में आप पहचान सकते हैं कि इन तीनों जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें वर्कर कौन से हैं, ड्रोन्स कौन से हैं और क्वीन कौन सी है। जैसे आपको बताया, क्वीन जो होती है, छत्ते के अंदर जो वर्कर, ड्रोन और क्वीन, ये तीन प्रकार के प्रभेद रहते हैं। उनमें यदि आपको पहचानना पड़े तो क्वीन जो होती है वो, उसका आकार सबसे बड़ा होता है, उसकी एब्डोमेन, उसका उदर भाग सबसे ज़्यादा लंबा होता है, और वो अलग से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। तो इस चित्र में यदि आप देखेंगे तो आपके दाहिनी ओर जो सबसे बड़ी लंबी हनी बी दिखाई दे रही है, ये क्वीन है। और इसी प्रकार से एकदम आपके बाएं हाथ की तरफ जो हनी बी दिख रही है, जो सबसे छोटे आकार की है, वो है वर्कर्स, श्रमिक। और इन दोनों के बीच में जो है वो है ड्रोन। तो ड्रोन का आकार, साइज़ जो होता है वो वर्कर और क्वीन के बीच का साइज़ होता है। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपको पिछली बार पढ़ा चुका हूँ। ये डायग्राम आपको सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आप उसको रिमाइंड कर सकें। अब आगे चलते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़। तीन प्रकार की कास्ट जो कि छत्ते के अंदर पाई जाती है, वो तीनों प्रकार के जो प्रभेद हैं, उनके अपने अपने कार्य हैं, और उनके कार्य बहुत अच्छे सामंजस्य के साथ पूरे किए जाते हैं। यानी इसको हम सामाजिक संगठन कहते ही इसीलिए हैं कि ये समूह में रहते हैं और पूरे समूह के हित का कार्य एक दूसरे के सामंजस्य के साथ पूरा करते हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, अलग अलग कार्य हैं, और वो कार्य वो अपने ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं, तभी इनका ये सामाजिक संगठन चल पाता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्वीन जो होती है, रानी जो होती है, उसके क्या कार्य हैं। रानी हनी और वैक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सबसे पहली बात तो ये, हम हनी बी का जो आर्टिफिशियल कंडीशंस में पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि हम उससे शहद प्राप्त करें, उससे वैक्स प्राप्त करें, और भी दूसरे प्रकार के जो लाभ हैं हनी बी के, वो हमें मिल सकें। लेकिन ये जो रानी मक्खी होती है, ये रानी मक्खी शहद का निर्माण नहीं करती, ना ही इसके द्वारा वैक्स का निर्माण किया जाता है। ये कार्य श्रमिक मधुमक्खी द्वारा किए जाते हैं। शुरू में थोड़ा मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार ये नेक्टर और पॉलन कलेक्ट करने के लिए फील्ड में नहीं जाती। यानी रानी मधुमक्खी कभी भी फील्ड में जाकर फूलों से और दूसरे प्रकार की वनस्पतियों से पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट नहीं करती, ना ही उनका रस चूसती है, ना ही उसको लाकर शहद बनाकर छत्तों में जमा करती है। यानी इसका फील्ड वर्क नहीं है, ये बाहर जाके कार्य नहीं कर सकती। तो फिर इसका काम क्या है? इसका काम है केवल अंडे देना। अब समझ लीजिए, यानी छत्ते के अंदर एकमात्र फर्टाइल फीमेल यदि कोई है, जननक्षम मादा यदि कोई है, तो वो है क्वीन। वो केवल एक होती है और उसका कार्य अंडे देना होता है, और वो रानी मधुमक्खी करीब 1 से लेकर 2000 अंडे पर डे के हिसाब से देती है। तो ये समझ लीजिए कि इसकी जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो कितनी ज़बरदस्त है। और यही कारण है कि इसकी पूरे के पूरे अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे एक रानी मधुमक्खी देती है।
तो इसका जो प्रमुख कार्य क्या हो गया, केवल अंडे देना। अंडे देगी तो अंडे में से फिर वो अलग अलग प्रकार के प्रभेद उत्पन्न होते हैं, जिसमें से ड्रोन्स भी बनते हैं, रानी भी बनती है और श्रमिक मधुमक्खी भी बनती हैं। ये एक और इसकी ज़बरदस्त जो विशेषता है वो ये है कि ये जो रानी मक्खी है ये 2 प्रकार के अंडे दे सकती है। एक तो फर्टिलाइज्ड निषेचित अंडे और एक अनफर्टिलाइज्ड अंडे, ऐसे जो कि निषेचित नहीं होते, बिना निषेचन के ही उनका डेवलपमेंट होता है पार्थेनोजेनेटिकली। ये आपको विस्तार से अपन बाद में बताएंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ड्यूटीज़ ऑफ क्वीन के अंतर्गत यदि आप देखें तो क्वीन की एकमात्र ड्यूटी होती है अंडे देना, और अंडे में भी वो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स दे सकती है। और छत्ते के अंदर श्रमिक कितने हैं, ड्रोन्स कितने हैं, रानी मक्खी जो आगे जाके रानी का कार्य संभालेगी, उस प्रकार की मधुमक्खियों का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, कितनी उनकी संख्या है, इस सब के आधार पर कितने अनफर्टिलाइज्ड एग देने हैं और कितने फर्टिलाइज्ड एग देने हैं, इसका निर्धारण भी रानी मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। यानी एग लेइंग उसके वॉलंटरी कंट्रोल में होती है कि कौन कितने फर्टिलाइज देने हैं और कितने अनफर्टिलाइज देने हैं, कब कब ये फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग उसको ले करने हैं। तो कुल मिला के ड्यूटीज़ ऑफ क्वीन के की बात करें तो क्वीन केवल अंडे देने का कार्य करती है। अब आते हैं ड्यूटीज़ ऑफ वर्कर्स। छत्ते के अंदर लगभग अंडे देने के अतिरिक्त जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं वो सभी वर्कर्स के द्वारा किए जाते हैं। शायद तभी इनका नाम श्रमिक या वर्कर रखा गया है, क्योंकि छत्ते के निर्माण से लेकर उसकी पूरी देख रेख, उसमें जो नए नए एग लेइंग की जाती है क्वीन के द्वारा, वो उनमें से निकलने वाले बच्चों की देखभाल, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, भोजन की खोज आदि इत्यादि जितने भी कार्य होते हैं वो श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं। अब इसको क्रमबद्ध तरीके से यदि देखें तो सर्च ऑफ फूड का मतलब है खाने की खोज। मधुमक्खी जो मधु बनाती है, जो शहद बनाती है, वो वस्तुतः उनका भोजन होता है जिसे हम अपने उपयोग में लेते हैं। वो उनका भोजन है, वो भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं और फिर संचित कर लेते हैं भविष्य के लिए। तो भोजन का संग्रहण, संचय जो वो करते हैं, वो उनका जो भोजन होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है, उसका जो वो संचय करते हैं वो संचय ही शहद कहलाता है, जिसे हम अपने उपयोग में लेते हैं। तो सर्च ऑफ फूड वो कैसे होगा? तो सबसे पहले मधुमक्खियाँ फील्ड में निकलती हैं और खोज करती हैं कि कहाँ पर अच्छी मात्रा में भोजन उपलब्ध है। इनका भोजन क्या है? इनका भोजन है फूलों का, पत्तियों का, वनस्पतियों का, उनका नेक्टर, उनका नेक्टर फूल में बैठ के उसके परागकण जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इनको लेने होते हैं भोजन के रूप में, और उसके साथ ही उसका जो नेक्टर होता है, रस होता है, वो इनको चूस कर अपने अंदर संग्रहित करके फिर वापस शहद के रूप में निकालना होता है। तो कुल मिला के अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी का ये फूड जो है वो कहाँ उपलब्ध है उसकी खोज इनको करनी होती है। उसके बाद फिर ये उसको इकट्ठा करके कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन का काम है, वो कलेक्शन करके लेके आएंगे। मैंने आपको पिछली बार एडेप्टेशंस बताए थे, इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई थी, तो उसमें ये भी बताया था कि कितने प्रकार के इनके अंदर अनुकूलन हुए हैं। इनको पोलन ग्रेन्स इकट्ठे करके लेके आने हैं, इनको उनका नेक्टर कलेक्ट करना है, तो उसी के अनुरूप उनके शरीर में अंगों का निर्माण हुआ है। तो ये कलेक्शन ऑफ फूड ये किया जाता है, ये सारा का सारा श्रमिक द्वारा ही किया जाता है।
और जो फूलों का उनका पत्तियों का रस है, नेक्टर है, पोलन ग्रेन्स हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे करके छत्ते तक लेके आने, ये कार्य भी इनके द्वारा, श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा श्रमिकों के शरीर पर ही, पहले मैंने आपको बताया था, वैक्स पोर्स पाए जाते हैं, जो कि उनके अंदर वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि एब्डोमेन के ऊपर छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से खुलती हैं। तो उनके द्वारा वैक्स का सीक्रेशन होता है। तो ये वैक्स का सीक्रेशन भी श्रमिक के शरीर पर होता है। उसको खुरच कर उसको उतारने के बाद उसको फिर चबाना, मेस्टिकेट करा के और उसको वैक्स की फॉर्म में लाना, मोम के रूप में परिवर्तित करना, और फिर उसका अलग अलग छत्ते के निर्माण में, रिपेयरिंग में, सीलिंग आदि इत्यादि में प्रयोग में लाना। तो इस प्रकार के सारे कार्य जो है वैक्स से संबंधित, वो भी श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं। फिर रानी मधुमक्खी जो लगातार अंडे देने का कार्य करती है, उसकी देखभाल करनी, उसके चैम्बर की सफाई करनी, उसके शरीर की सफाई करनी, जो अंडे दिए जाते हैं उनका मैनेजमेंट करना। अंडे अलग अलग सेल्स में दिए जाते हैं, उन सेल्स में साफ़ सफाई करके अंडे ले होने के बाद उन सेल्स को सील करना आदि इत्यादि, ये सारे कार्य जो है ये श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं। फिर अंडों से छोटे छोटे जो अंडों से लार्वा निकलते हैं, लार्वा की जो स्टेज है वो उस स्टेज की तो इतनी नहीं, लेकिन उसमें छोटे जो यंग वंस निकलते हैं, उनकी देखभाल, उनको भोजन प्रदान करना खास तौर से, ये सारे कार्य श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं। नए छत्ते का निर्माण करना है, श्रमिक करेंगे। श्रमिक ही उस छत्ते को, जिसका आर्किटेक्चर आपने देखा होगा वो शानदार होता है, वो निर्माण श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। टूट फूट हो जाए कहीं छत्ते में, उसकी रिपेयरिंग भी श्रमिकों के द्वारा की जाती है। और साफ़ सफाइयत का पूरा कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। फिर इसके अलावा छत्ते की देखभाल है, छत्ते की रक्षा है, सुरक्षा है अन्य जीव जंतुओं से, तो उसको गार्ड करने का कार्य, उसकी रक्षा का कार्य, सुरक्षा का कार्य भी श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जब इतनी बड़ी मात्रा में ये मधुमक्खी एक छत्ते में रहेंगी, मैंने जैसे आपको संख्या बताई थी 30 से 40 हज़ार के लगभग ये मधुमक्खियाँ एक छत्ते के में रहती हैं, तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग वातावरण का जो तापमान है वो भी इनके छत्ते को अफेक्ट करता है। तो छत्ते का तापमान, टेम्परेचर, वो कहीं इतना ना हो जाए कि उससे इनको स्वयं हानि होने लग जाए, इनके एग्स को हानि होने लग जाए, उसमें जो यंग वंस हैं उनको हानि होने लग जाए, या मान लीजिए जो इन्होंने सेल्स में हनी कलेक्ट करके रखा है उसमें कोई खराबी आने लग जाए। तो किसी भी प्रकार से टेम्परेचर के द्वारा यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो वो ना हो, इसके लिए छत्ते का टेम्परेचर मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो वो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम भी इन श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। अब आप सोचोगे कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगी, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बड़ी मात्रा में श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते के बाहर ही लगातार अपने पंखों को फड़फड़ाने का कार्य करती हैं। लगातार काफ़ी मात्रा में मधुमक्खियाँ निकलकर और छत्ते के बाहर पंख फड़फड़ाती हैं, जिससे एक प्रकार की एयर जनरेट होती है, हवा जनरेट होगी। इससे ये छत्ते को एक तरीके से पंखा जलते हैं, जैसे लाइट चली जाती है आपके घर में, आपने पंखा उठाया हाथ से और जलने का कार्य किया, उस पंखे से आप हवा करते हो ना, तो उसी प्रकार से ये भी अपने पंखों के माध्यम से वायु के द्वारा छत्ते का जो तापमान है उसको मेंटेन करने का कार्य करती हैं। तो ये एक मैंने आपको संक्षिप्त में ही बताया है कि छत्ते के अंदर, इस सामाजिक संगठन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्रमिक मधुमक्खी की होती है, वही सारे कार्य इसमें करती है। क्वीन की ड्यूटीज़ में केवल उसकी ड्यूटी एग लेइंग की है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कास्ट है ड्रोन।
ये ड्रोन कौन होते हैं? ड्रोन मैंने आपको बताया हैप्लॉइड मेल्स होते हैं। ये नर मधुमक्खी होती है और ये छत्ते के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन का बहुत छोटा सा हिस्सा होती है, लगभग 200 से 300 ड्रोन्स ही एक छत्ते के अंदर एक कॉलोनी में पाए जाते हैं। 90% से ज़्यादा श्रमिक होते हैं, रानी मधुमक्खी एक होती है। तो बहुत कम मात्रा में ड्रोन्स पाए जाते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या है? कार्य यदि आप देखेंगे तो ये फूड का कलेक्शन नहीं कर सकते। ये बाहर जाके खाने की खोज करें, उसको कलेक्ट करें, कलेक्ट करके लेके आएँ, उसके लिए इनके शरीर में अंग नहीं पाए जाते, यानी उस प्रकार के अंग नहीं पाए जाते। वो अडेप्टेशंस, वो अनुकूलन इनके शरीर में नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जाती ही नहीं है और फूड कलेक्शन का कार्य नहीं करते। तो ना तो ये फूड कलेक्ट कर सकते हैं और ना ही ये वैक्स और वो शहद वगैरह भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन खाते खूब हैं। ये फूड कलेक्ट तो नहीं करते, लेकिन फूड ईट बहुत करते हैं, खाते बहुत हैं। वोरासियस ईटर कहलाते हैं। ये अच्छी मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं और इनको किसी भी प्रकार का कार्य आवंटित भी नहीं होता छत्ते के अंदर, और ये छत्ते के अंदर किसी प्रकार का कार्य करते भी नहीं है। जैसे जितने सारे कार्य मैंने आपको श्रमिक मधुमक्खियों के बताए, उनमें से कोई भी कार्य ड्रोन्स द्वारा नहीं किया जाता। ये केवल एक कार्य करते हैं, और वो ये कि जब भी नई कॉलोनी का निर्माण होगा, कॉलोनी का एक्सटेंशन होगा, तो एक नई क्वीन बनाई जाएगी, एक नई रानी बनाई जाएगी एक अलग कॉलोनी के लिए। तो उस समय ये ड्रोन्स जो हैं उस क्वीन हनी बी को फर्टिलाइज करने का कार्य करते हैं। ये केवल हनी फीमेल को, क्वीन को फर्टिलाइज करने का, निषेचित करने का ही कार्य करते हैं। इसके अलावा इनका कोई दूसरा कार्य छत्ते के अंदर नहीं होता। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स, अनिषेचित अंडे जो होते हैं, उसमें से ये पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं ड्रोन्स, और संख्या भी इनकी 200 से 300 के लगभग रहती है। अब ऐसा कोई मौसम हो जब खाद्य पदार्थों की कमी हो जाए, नेक्टर मिलता ना हो, हनी बना ना सक रहे हों, और जो स्टोरेज है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा हो, ऐसी ख़राब कंडीशंस में सबसे पहले छत्ते में से ये जो ड्रोन्स होते हैं इनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ना इनको भोजन दिया जाता है और ना इनको वहाँ रहने दिया जाता है, और इनको ड्रिवन आउट, बाहर कर दिया जाता है। ऐसी बैड वेदर कंडीशंस में ये होता है, ताकि बची हुई जो कॉलोनी के सदस्य हैं उनके लिए भोजन भी उपलब्ध हो सके और वो अपना सर्वाइवल कर सकें। तो ये कुछ ड्यूटीज़ के संबंध में क्या क्या दायित्व हैं अलग अलग प्रभेदों के, ड्रोन्स के, क्वींस के, वर्कर्स के, वो मैंने आपको बताए। अब आते हैं छत्ते के ऊपर। इनका मधुमक्खियों का जो छत्ता है, ये आपने सामान्य रूप से देखा ही होगा, हमें कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ खासतौर से एपिस इंडिका जो है वो आबादी वाले क्षेत्रों में भी खूब छत्ते बना लेती है। ऐसा नहीं है केवल जंगलों में देखने को मिलेंगे, आपको अपने घर के भी आसपास कहीं किसी पेड़ पर, किसी इमारत पे ये सब छत्ते आपको दिखाई दे जाएंगे। अब इस छत्ते को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें पढ़ना है एपीकल्चर, यानी हम मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं। आर्टिफिशियल कंडीशंस में मधुमक्खी को रखकर उससे हम ये शहद प्राप्त करते हैं, वैक्स प्राप्त करते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको इसकी नेचुरल लाइफ साइकिल, नेचुरल इसका बी हाइव छत्ता किस प्रकार का होता है, वो सारा कुछ पढ़ना आवश्यक है। उसके अनुरूप ही इससे आप अपना लाभदायक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसकी छत्ते की संरचना किस प्रकार की होती है ये देखना बहुत आवश्यक है। ये जो मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें एक पेड़ की डाली पर बना हुआ छत्ता आप देख रहे हो। ये जो मधुमक्खी का छत्ता है जो आप देख रहे हो पेड़ की डाली पे, और इस छत्ते पर
बाहर की ये छत्ते पे पूरी तरीके से मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। यानी छत्ता जो है वो बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर तो यही है जो आपको दिख रही है, लेकिन उसकी सेल्स आपको नहीं दिख रहे, उसके कक्ष आपको नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं। तो मधुमक्खियों ने छत्ते को कवर कर रखा है पूरी तरीके से। अब इस छत्ते की संरचना को यदि आप देखो तो ये जो संरचना है, मैं कह सकता हूँ कि एनिमल किंगडम के अंदर किसी इतने छोटे से इन्वर्टिब्रेट के द्वारा, एक छोटे से जीव के द्वारा इतनी ज़बरदस्त आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, एक इतना ज़बरदस्त संरचना बनाना, वो अपने आप में अद्भुत है। इसकी अतुलनीय है, आप किसी दूसरे स्ट्रक्चर से इसकी तुलना नहीं कर सकते। इतने छोटे एनिमल के द्वारा और इतने प्रिसीजन के साथ, इतने मतलब परफेक्ट माप के साथ। ये बेसिकली छत्ता जो होता है ये डबल शीट्स होती हैं वैक्स की, और उसके अंदर हेक्सागोनल सेल्स बनी होती हैं जो कि इस शीट के दोनों दिशाओं की तरफ खुलती हुई होती हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे हनी बी जो होती है, श्रमिक मधुमक्खी ख़ास तौर से, उसके शरीर में वैक्स प्रोड्यूस होता है। उस वैक्स को ये लेने के बाद उसको मैस्टिकेट करते हैं, है ना, अपने उसको चबाते हैं, और चबाते हैं तो उनके सिफेलिक ग्लैंड्स जो बॉडी में पाई जाती हैं उनके भी कुछ सीक्रेशन होते हैं, वो सीक्रेशंस भी इसके अंदर मिल जाते हैं, और इस वैक्स को, इस मोम को एक प्लास्टिक सब्सटेंस जैसे पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो वैक्स होता है, जो एक प्लास्टिक सब्सटेंस जैसा हो जाता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी बहुत अधिक तापमान को भी ये सहन करने की स्थिति में रहता है। जैसे खास मोमबत्ती आपने देखी होगी, या जो मोम के पदार्थ की जो भी आपने चीज़ें देखी होंगी अपने घर में भी, तो उसमें उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ज़रा सा भी तापमान मिला और पिघल जाते हैं। ऐसा नहीं है, हनी बी के द्वारा जो बी वैक्स प्रोड्यूस किया जाता है, ये जो मोम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। 140 डिग्री तक भी ये मेल्ट, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी ये मेल्ट नहीं होता। अब ये बनाती कैसे हैं कि जैसे ये चबा लिया इन्होंने उसको, वैक्स को मुंह में, सिफेलिक ग्लैंड्स के सीक्रेशंस मिल गए, उसके बाद इसको ये वापस उगलते हैं, और उगल के हाथ की हाथ अपने अपेंडिजेस जो पांग इनके शरीर में पाए जाते हैं उनके माध्यम से ये इसको धीरे धीरे करके अब जो वैक्स शीट पहले से ही इन्होंने तैयार करके रखी है उसी में, उसके माध्यम से सेल्स का, छोटे छोटे कक्षों का निर्माण करते हुए चले जाते हैं। जो इनकी ये सेल्स बनाते हैं ये हेक्सागोनल होती हैं, षटकोणीय होती हैं, और उनकी शेप एकदम परफेक्ट होती है, और इस प्रकार की शेप बनाते हैं जिसमें कम मेहनत में कम ज़्यादा स्थान वाला एक स्ट्रक्चर या संरचना ये तैयार कर सकें। अब आगे चलाते हैं। इसका जो एक बार सेल्स दिखा दूँ आपको। ये सेल्स होती हैं जो चैम्बर ये बनाते हैं, चैम्बर कह लीजिए या सेल कह लीजिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त संरचना एक इतने छोटे से प्राणी के द्वारा बनाई गई। ये हेक्सागोनल है, इनके एक सेल की 6 दीवारें होती हैं। इन 6 दीवारों का एकदम परफेक्ट साइज़ और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर, ये आप इसको देख सकते हैं स्लाइड में कि ये हेक्सागोनल सेल्स जो हैं ये मधुमक्खी द्वारा बनाई गई हैं इस छत्ते में। यानी इसके ऊपर ही ये मधुमक्खियाँ बैठी रहती हैं, इसलिए दिखाई नहीं देती। मधुमक्खियों के हटते ही ये सेल्स आप देख सकते हो। ऐसे ही ये सेल जो है, इसमें एक और डायग्राम है जिसमें कुछ खुली हुई सेल दिख रही हैं और कुछ बंद दिख रही हैं। तो ये जो बंद दिख रही हैं ये सेल्स हैं एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी, बस इनको ऊपर से एक पतली सी वैक्स की लेयर के द्वारा सील कर दिया जाता है मधुमक्खियों के द्वारा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मधुमक्खियों का द्वारा छत्ता जो निर्मित किया जाता है उसकी सेल्स का है। अब ये अरेंजमेंट देखिए,
ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में ये जो छत्ता लटका हुआ आप दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आप नीचे सबसे बाहर पॉइंटेड चैम्बर होता है, जो पॉइंटेड हिस्सा होता है सबसे नीचे वाला, वो जो पॉइंटेड हिस्सा होता है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पॉइंटेड हिस्से में आप जो सेल्स पाए जाएंगे वो सेल्स होते हैं, उनमें ख़ास तौर से वर्कर्स रहते हैं, उनमें वर्कर्स रहते हैं। ड्रोन्स के लिए कोई विशेष चैम्बर्स ऐसे दिए नहीं जाते, वो बाहर ऐसे ही क्या कहते हैं छत्ते के ऊपर बैठे रहते हैं। फिर भी यदि कुछ चैम्बर्स हो सकते हैं तो ये सबसे बाहर की लेयर में ही होते हैं, बाहर वाले हिस्से में ही होते हैं। तो वर्कर्स के, ड्रोन्स के ये चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद में जो चैम्बर्स होते हैं वो चैम्बर्स होते हैं ब्रूड चैम्बर्स। ब्रूड चैम्बर्स मतलब जिन चैम्बर्स में रानी के द्वारा अंडे दिए जाते हैं और उनमें से छोटे छोटे फिर अलग अलग निकलते हैं मधुमक्खी के ऑफस्प्रिंग्स, जिसमें से अलग अलग प्रभेद उत्पन्न होते हैं, वो ब्रूड सेल्स कहलाती हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जैसे डाली से लटका हुआ है अगर मान लीजिए, तो डाली के सहारे वाला जो हिस्सा होगा वो सारे स्टोरेज चैम्बर्स होते हैं जिनमें शहद का स्टोरेज किया जाता है। मध्य वाले हिस्से में ही क्वीन का भी चैम्बर होता है। ये क्वीन ही अलग अलग चैम्बर्स में जाकर अंडे ले करती है और पहले से डिफाइन कर लिया जाता है कि ये जो चैम्बर्स हैं इनमें अंडे जो दिए जाएंगे उनमें से श्रमिक उत्पन्न होंगे, ये चैम्बर्स हैं इनमें से ड्रोन उत्पन्न होंगे, और ये अलग प्रकार अलग चैम्बर्स हैं उनमें से क्वीन उत्पन्न होगी, जो अलग अलग सेल्स में जाके अंडे दिए जाते हैं और वहाँ से फिर वो उसी प्रकार के प्रभेद उत्पन्न होते हैं। यानी छत्ते के अंदर आप अगर इसको सामान्य रूप से समझें तो छत्ते में सबसे ऊपर स्टोरेज सेल्स, बीच में ब्रूड सेल्स, ब्रूड चैम्बर्स, और सबसे लास्ट में वर्कर्स और ड्रोन्स के चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो ये छत्ते की संरचना हुई। छत्ते की संरचना में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, कितना सा ब्रेन का साइज़ होता है हनी बी का, बहुत छोटा सा। इसके बावजूद भी वो प्राणी एक बहुत ज़बरदस्त सामाजिक संगठन डील करता है, बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंसिया के साथ फूड कलेक्शन, फूड प्रोडक्शन करता है, और उसके साथ ही उसके स्टोरेज आदि इत्यादि के लिए और अपने खुद के रहने के लिए एक बहुत शानदार एक हाइव तैयार करता है। ये एक बहुत अद्भुत एक प्रकार का हमें चीज़ है जो देखने को मिलती है एक एनिमल किंगडम के अंदर। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल आपको बताएंगे। थैंक यू।